नमस्कार, शाम के 7 बजे वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ है सचिन। आइए दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। पहली खबर का रुख करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान 300 से ज्यादा बार रुक कर चुका है, 300 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है और आज शाम को भी यही हुआ। बुज़दिल पाकिस्तान की नापाक हरकत। शहीद सैनिक के शव के साथ बर्बरता। जम्मू कश्मीर के माचिल सेक्टर में जारी पाकिस्तान की गोलीबारी में भारत के 3 सैनिक शहीद हो गए। सुबह 5 बजे कुपवाड़ा के माचिल में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई। गोलीबारी के दौरान भारतीय सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया गया। शहीद सैनिकों में एक का शव शत-विशत हालत में मिला है। सेना ने एक ट्वीट के जरिए पाकिस्तान की इस बर्बरता की जानकारी दी। गोलीबारी में 3 सैनिक शहीद हो गए हैं। एक सैनिक का शव शत-विशत हालत में मिला है। इस कायरतापूर्ण हरकत के लिए कड़ा अंजाम भुगतना होगा। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक सैनिकों के शव के साथ बर्बरता की एक घटना बिना एलओसी पार किए नहीं हो सकती। जब तक कि उनके ट्रुप्स ने हमारी साइड में आके उस सोल्जर को कैप्चर किया है, मारा है और मारने के बाद में उसकी जो बॉर्डर एक्शन टीम है उन्होंने बॉडी को म्यूटिलेट किया है। ये जिनेवा कन्वेंशन और इंटरनेशनल नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन के खिलाफ है। पाकिस्तान की फौज का जो ये एक्ट है कि एक सोल्जर की बॉडी को म्यूटिलेट करना एक बहुत ही दरिंदगी और बहुत ही घटिया किस्म की सोच दिखाता है। कल मुंबई में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। We are not taking initiative to fire upon unless fired on across border and पहले से थोड़ी ये टेम्परेचर थोड़ा कूल हुआ है। I hope it cools down further. अब सवाल ये है कि इस तरह की बर्बरता का जवाब कब और कैसे दिया जाएगा। सेना की तरफ से रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। इसी प्रकार की उसकी कार्रवाई रही तो पाकिस्तान को ही नुकसान होने वाला है और पाकिस्तान जो है दुनिया के नक्शे पर रहेगा नहीं रहेगा, इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पाकिस्तान इस तरह की कायराना हरकतें पहले भी करता रहा है। 28 अक्टूबर 2016 को सेना के जवान मनदीप सिंह के शव के साथ भी ऐसी ही बर्बरता की गई थी। 2013 में लांस नायक हेमराज और सुधाकर सिंह के शवों को भी पाक सैनिकों ने शत-विशत कर दिया था। 1999 की कारगिल जंग के दौरान कैप्टन सौरभ कालिया के शव के साथ भी बर्बरता की गई थी। सूत्रों के मुताबिक इस बर्बरता के पीछे पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी BAT का हाथ है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ही पाकिस्तान ने एलओसी पर बॉर्डर एक्शन टीम को तैनात किया है और इसके निशाने पर भारतीय सेना के जवान हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत की जाबाज सेना ने हमेशा पाकिस्तान की बुज़दिली का करारा जवाब दिया है और पूरे देश को यकीन है कि इस बार भी ऐसा ही होगा। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान 300 से ज्यादा बार सीज फायर तोड़ चुका है। कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों से एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए। मारे गए आतंकियों के पास से 2000 के नए नोट मिले। सुबह के वक्त बांदीपुरा के हाजिन में आतंकियों के छुपे होने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी में दोनों आतंकी मारे गए। मारे गए आतंकियों के पास से AK-47 राइफल समेत कई हथियार बरामद हुए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आतंकवादियों के पास 2000 रुपए के 2 नोट भी बरामद हुए हैं। आतंकवादियों के कब्जे से कुल मिलाकर 15,000 रुपए मिले हैं, जिनमें 2000 के नोट के अलावा बाकी 100 रुपए के नोट हैं। शुरुआती जाँच के मुताबिक दोनों आतंकी लश्कर तैयबा के थे और पाकिस्तान से आए थे। 2 heavily armed terrorists were neutralized. The complete recovery was handed over to the police. Okay. The quantity and denomination of this currency is being ascertained by the police. आतंकवादी के पास नोट मिल गए तो उससे अंदाज लगाना कि हमारी जो है ये जो हमारा जो निर्णय ये विफल हो रहा है, ये एकदम बिल्कुल गलत है। उनका जीवन कैसे चलेगा इस बात से परेशान है। आतंकवादी गतिविधि की बात छोड़ दीजिए। आतंकियों के पास से नोट बड़गांव में बैंक लूट की घटना के अगले दिन मिले हैं।
सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों के पास पैसे की कमी हो रही है। बैंक लूट के जरिए आतंकी पैसे जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। नोट बैन के ऐलान के बाद से कश्मीर घाटी में बैंक लूट की 3 वारदात हो चुकी हैं। खुफिया सूत्रों को आशंका है कि आने वाले दिनों में बैंक लूट की घटनाएं और बढ़ सकती हैं। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुलिस को ATM और नकदी ले जाने वाले वैन की सुरक्षा बढ़ाने को कहा है। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में आज BSF ने पाकिस्तान के एक घुसपैठियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद BSF के हेड कांस्टेबल राय सिंह को आज आखिरी विदाई दी गई। आज सुबह 9 बजे शहीद राय सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव हरियाणा के रोहतक जिले के खेरी सांपला पहुंचा। परिवार के लोगों और गांव वालों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद उनकी अंतिम यात्रा निकली। बेटे हितेश ने पिता को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के दौरान राज्य सरकार के 2 मंत्री कृष्णलाल पवार और मनीष ग्रोवर भी पहुंचे। वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर भी शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। मैं उनको सलाम करता हूं। जवान हमेशा ही हमें देश के लिए जो निछावर होते हैं, पूरा भारत उन पर गर्व करता है। 40 साल के राय सिंह जम्मू कश्मीर के राजौरी में तैनात थे। रविवार रात पाकिस्तान की फायरिंग में राय सिंह घायल हुए थे। सोमवार को उनका निधन हो गया। राय सिंह के परिवार में मां और पत्नी के अलावा 3 बेटे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की फायरिंग में सुरक्षा बलों के 15 जवान शहीद हो चुके हैं। हरियाणा सरकार ने शहीद राय सिंह के परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की है। नोट बैन का फैसला सही है या गलत, पीएम मोदी ने सीधे जनता से इस पर राय मांगी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों से एक सर्वे में हिस्सा लेने को कहा। मैं नोट बैन के फैसले पर सीधे आपकी राय जानना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ऐप पर एक सर्वे में हिस्सा लें। नरेंद्र मोदी ऐप पर सर्वे में हिस्सा लेने वाले लोगों को 10 सवालों के जवाब देने होंगे। ये सवाल है: क्या भारत में काला धन है? क्या भ्रष्टाचार काले धन से लड़ना जरूरी है? सरकार के कदम पर आप क्या सोचते हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के प्रयास पर क्या सोचते हैं? नोटबंदी के फैसले पर आप क्या सोचते हैं? नोटबंदी से काला धन, भ्रष्टाचार, आतंक रुकेगा? नोटबंदी से रियल एस्टेट, उच्च शिक्षा आम आदमी तक पहुंचेगी? नोटबंदी पर असुविधा को कितना महसूस किया? भ्रष्टाचार के विरोधी अब इसके समर्थन में लड़ रहे हैं। क्या आप कोई सुझाव शेयर करना चाहते हैं? इससे पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बोलते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष नोटबंदी पर गलत जानकारी फैलाने की कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी ने अपने सांसदों को जनता के बीच जाकर इसके फायदे बताने को कहा। प्रधानमंत्री जब भी बोलते हैं हृदय से बोलते हैं। 8 नवंबर को पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 500 और 1000 के नोट पर बैन लगाने का ऐलान किया। 10 नवंबर से 18 नवंबर के बीच अलग अलग बैंकों में 5,44,571 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। 5,11,565 करोड़ रुपए लोगों ने अपने खाते में जमा करवाए, जबकि 33,006 करोड़ रुपए की रकम बदलवाई। 10 नवंबर से 18 नवंबर के बीच लोगों ने अपने खातों से 1,03,316 करोड़ रुपए निकाले। पीएम बीजेपी संसद दल की बैठक के दौरान 3 बार भावुक हुए। उन्होंने ये भी कहा कि नोट बैन की तुलना सर्जिकल स्ट्राइक से करना ठीक नहीं। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि नोट बैन के फैसले से सबसे ज्यादा फायदा गरीबों को होगा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बोलते हुए अरुण जेटली ने कहा कि कुछ दिनों तक मुश्किल हालात हैं, लेकिन आगे चलकर इसका फायदा देश के गरीबों को मिलेगा। वामपंथियों को तो कहना चाहिए था कि देश के मजदूर को न्यूनतम वेतन कई बार नहीं मिलता। ट्रेड यूनियन कहती है और ये सच्चाई भी है। आज जब डिजिटल ट्रांसफर होगा हर मजदूर के खाते में, तो स्पष्ट आ जाएगा कि किसको कितना वेतन मिला है। जब उन्होंने चर्चा की मांग की तो हमने कहा तुरंत शुरू कीजिए। अगर संसद में चर्चा नहीं होने देंगे तो जितना ऐतिहासिक कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है, हम सब की जिम्मेवारी है कि जनता ने की। मोदी जी अपने मंत्रियों से भी बात नहीं करते, वित्त मंत्री को भी नहीं मालूम था। फिर अगला वाक्य कहते हैं अपनी पार्टी को बता दिया था। अगर हम लोगों को मालूम नहीं था तो फिर पार्टी को कहां से मालूम था? बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सर्वसम्मति से नोट बैन के फैसले पर पीएम मोदी को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि काले धन पर लगाम लगाने के लिए मॉरिशस और साइप्रस रूट पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। अरुण जेटली ने कहा कि मोदी सरकार ने 2.5 साल में वो सारे कदम उठाए हैं जो 70 साल में नहीं उठाए गए थे। वित्त मंत्री के मुताबिक नोटबंदी से अपराध, घूसखोरी और आतंकवाद में कमी आएगी।
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि अब सरकार का पूरा ध्यान नोट बैन की वजह से लोगों की दिक्कतों को दूर करने पर है। 4 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में मिले जुले नतीजे रहे। सभी राज्यों में सत्ताधारी पार्टियों का दबदबा रहा। 4 लोकसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी ने जीत हासिल की, जबकि 2 पर तृणमूल कांग्रेस को जीत मिली। मध्य प्रदेश की शहडोल सीट से बीजेपी के ज्ञान सिंह जीते, जबकि असम की लखीमपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार प्रदन बरुआ का दबदबा रहा। पश्चिम बंगाल की तामलुक सीट से टीएमसी के दिव्येंदु अधिकारी ने करीब 5 लाख वोट से जीत हासिल की, जबकि कूच विहार सीट पर तृणमूल के पार्थ प्रतिम रॉय 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। पिछले चुनाव में भी इन 4 लोकसभा सीटों का यही नतीजा रहा था। प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार की नीतियों का परिणाम जनता के ऊपर बहुत अच्छा सदैव से होता आया है, उन नीतियों का परिणाम है। It is a great victory, particularly the people of Assam have proved the strongest stand taken by our honorable Prime Minister. The BJP will get the defeating reply. There will be no way. BJP का एक भी वोट नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलेगा भी। 4 लोकसभा सीटों के अलावा 7 राज्यों की 10 विधानसभा सीटों के नतीजे भी आए। मध्य प्रदेश की नेपानगर और असम की बेठा लांसो विधानसभा सीट पर बीजेपी को जीत मिली। अरुणाचल प्रदेश के हाइलू यांग में बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व सीएम कलिखो पुल की पत्नी दसांगलू पुल ने जीत हासिल की। पश्चिम बंगाल की मुटेश्वर सीट पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जीते, जबकि त्रिपुरा की दोनों सीटों पर सीपीएम ने जीत हासिल की। पुडुचेरी की नेली थोप सीट पर मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने जीत हासिल की। तमिलनाडु की तीनों विधानसभा सीटों पर एआईएडीएमके को जीत मिली। आज महाराष्ट्र में विधान परिषद की 6 सीटों के नतीजे भी आए। बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीटों पर जीत मिली, जबकि एनसीपी और शिवसेना ने 1-1 सीट पर कब्जा किया।